दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हमारा टारगेट डे 13 और आई होप कि आप लोगों ने जो लास्ट टारगेट है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अचीव किया होगा। एक चैप्टर उसके अंदर मैथ्स का रह गया था, उसकी टेंशन नहीं लेनी है, इस टारगेट के अंदर उस चीज को डाला गया है। आपसे फुल टेस्ट लगवाना अब स्टार्ट कर दिए हैं, जो हम लगातार आपके टेस्ट लगवाएंगे क्योंकि एग्जाम अब निकट है, इसलिए फुल टेस्ट का लगाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हमने जिस तरीके से टेस्ट लगवाया, आप लोगों को उस चीज का कंक्लूजन क्या है, कितने मार्क्स वाले अपने आप को बेहतर समझ सकते हैं, कितने मार्क्स वालों के सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं, इन सारी बातों की जो चर्चा है वो मैं बहुत ही आसानी से आपके टेलीग्राम ग्रुप में करने वाला हूं। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लेकिन मुझे आप अपना स्क्रीनशॉट विद रैंक जरूर से जरूर शेयर करें, क्योंकि रैंक ही एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करती है कि आप कहां जाने वाले हैं। सिर्फ मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हो सकता है पेपर इजी हो, आपके मार्क्स बहुत ज्यादा आ जाए, लेकिन आपकी रैंक फिर भी वो की वही पड़ी हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भैया आपके मार्क्स बहुत कम हो, रैंक बहुत बेहतरीन हो। उसके पीछे रीजन हो सकता है कि भैया पेपर बहुत डिफिकल्ट बना हो। इसलिए मार्क्स के बेस पे अपने आप को जज बिल्कुल नहीं करना है। मैंने जो आप लोगों को एक वीडियो दी थी, मार्क्स इंप्रूवमेंट वीडियो, कि आपको किस तरीके से मार्क्स इंप्रूव करने हैं टेस्ट सीरीज के अंदर, उस वीडियो के अगर आपने पॉइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है, अगर पिछली बार नहीं किया था, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि आप इस बार उन चीजों को फॉलो करना और आप देखना आपका रिजल्ट बेहतर होता चला जाएगा। रिजल्ट सिर्फ मार्क्स से नहीं देखना है, बार बार कह रहा हूं। आप रिजल्ट को जब देखें तो उसके बेस पे देखें कि आपकी रैंक क्या आ रही है। गाइस, बाकी की चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। सिलेबस को थोड़ा सा खींच के चलना है, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम है और एग्जाम से पहले हमें चीजें निपटानी है। एक ऐसा स्टूडेंट जिसका पूरा सिलेबस कंप्लीट है और एक ऐसा स्टूडेंट जिसका 60% सिलेबस कंप्लीट है, उसमें 60% वाला अगर पूरी जी जान लगा के भी करके आएगा तब भी उसके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। अगर 60 में से 59 या 60 भी कर आया तब भी उसके सिलेक्शन के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है और आप 75% भी करके आ रहे हो, 80% भी करके आ रहे हो, तब भी आपके चांसेस हैं। इसलिए 90,000 स्टूडेंट्स में आने के लिए आप लोगों को सबसे पहला काम तो अपना जो हार्ड कॉपी में सिलेबस है, उस सिलेबस की लाइन टू लाइन आपकी चीजें कवर हो जानी चाहिए। प्री बहुत ही आसानी से क्लियर हो रहा है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आप बेहतरीन तरीके से जो कंटेंट करवाया जा रहा है उस कंटेंट को फॉलो करिए, आपका प्री बहुत आसानी से निकल जाएगा। बस जी जान लगा के जो चीजें बताई जा रही हैं उन चीजों को फॉलो करते रहिए। जो टेलीग्राम पे वीडियो दी थी और एप्लीकेशन पे मैंने वीडियो अपलोड की है, वो उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना और इस हफ्ते उस वीडियो को फॉलो करने की पूरी कोशिश करना। मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपके मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखेगा, और जब इंप्रूवमेंट दिखे तो मुझे मैसेज भी करना कि हाँ भैया, उन ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करने के बाद हमारे मार्क्स में इंप्रूवमेंट दिखा है। और ना सिर्फ फुल टेस्ट, आप कोई भी टेस्ट लगाएंगे, जो आप टारगेट टेस्ट लगाते हो उसको भी लगाइए। जिस तरीके से आपको बताया गया उस तरीकों को फॉलो करके आप चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करिए, आपके मार्क्स दिखेंगे। एक तरीका जो अभी बताया है वो ओवरव्यू था, अब मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज करना है, यूनिट डिजिट किस तरीके से कॉन्सेप्ट यूज करना है, गैस किस तरीके से करते हैं हम क्वेश्चंस के आंसर्स को। इन सारी चीजों पे हम बात करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं आपके टारगेट की ओर। बेझिझक आप टारगेट्स को अचीव करते रहिए, आपको बहुत ही ज्यादा आसानी के साथ सिलेबस को कंप्लीट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सेंटेंस थोड़ा सा बिगड़ गया, उसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आते हैं। टारगेट डे 13 है हमारा, और इस टारगेट में बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया आप ये बताइए कि हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स करें या ना करें, क्योंकि कुल 10 नंबर की आ रही है। मेरा कहना आप लोगों से ये है, देखिए ये सब खत्म होने को है। जो मुझे करवाना था, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो, चाहे वो प्राचीन भारत हो, चाहे वो आधुनिक भारत हो, उसके अंदर हिस्ट्री में जो मुझे इंपॉर्टेंट चीजें करवानी थी वो लगभग आपकी हो गई हैं, सारी की सारी। 3 पार्ट इसके थे, जो आपने नरमपंथी वाला चरण पढ़ लिया था, ये उग्रवादी गरमपंथी वाला है, और इसके बाद गांधी युग, जिसके लिए मैंने ये आप लोगों को सारी चीजें कराई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये 2 लेक्चर्स और बचे हैं, अगर आपका मन है तो आप कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये 2 लेक्चर्स जो हैं, इनमें भी जो लास्ट वाला है गांधी युग, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि सिर्फ इतना कर लीजिए, उसके बाद आपका मन आए तो करिएगा, ना आए तो मत करिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, राष्ट्रपति जो संघीय कार्यपालिका है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अब अगर आपका मन है तो आप करें,
ना मन है तो आप छोड़ दें, लेकिन जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है, मेरा मानना यह है कि बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो फिजिक्स वाला पार्ट है उसको भी कंप्लीट करते चलो, कोई इश्यू नहीं है, जब तक एग्जाम की डेट नहीं आती है। जैसे ही एग्जाम डेट के बारे में इतना सा भी क्लू मिलता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ और सिर्फ सीबीटी 1 के सिलेबस पर लिपट जाना है, कुछ भी नहीं देखना है उसके बाद, सिर्फ सीबीटी 1 सीबीटी 1 सीबीटी 1। और सीबीटी 1 में भी जितनी चीजें आपने स्टैटिक जीके में कर रखी हैं वही करनी है, उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है। मैथ्स रीजनिंग जो भी आपकी हो रखी है उस चीज को आप रिवाइज करते चलेंगे, और जो छूटा हुआ है सिलेबस के अंदर मैथ्स रीजनिंग साइंस में उसको आप कवर करेंगे। और जीके जो है स्पीडी की वो लगातार पढ़ती है, पढ़ते ही रहना है, जो मैं आप लोगों को मार्किंग के साथ दूंगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए, ये हमारा स्टैटिक जीके का टारगेट है। टारगेट थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, दिख सकता है बड़ा, और इसी से जैसे अगर मान लीजिए 50 पेजेस का पूरे हफ्ते का टारगेट है तो उसमें लगभग 35 पेज तो इसी से भर जा रहे हैं, क्योंकि यही चीज है जो ज्यादा टाइम ले रही है और इसका वेटेज मार्क्स का बहुत कम है। तो आपका डिसीजन है ये कि आपको करना है नहीं करना है, लेकिन मेरा खुद का डिसीजन ये है कि आप इसको तब तक कर लें जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। जिस दिन डेट आ जाएगी हम इसको छोड़ देंगे। अगर आपको ये लंबा लगता है तो इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। चलिए यहां पे अब बात करते हैं साइंस के अंदर। ये हमारा मार्क्स का स्कोरिंग पार्ट है, इस चीज को हम नहीं छोड़ सकते हैं किसी भी कीमत पे। तो इस बार जो है, जैसे कि हम क्या कर रहे थे, हर बार हमारा 2 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो जाता था, फिर हमें लगता था हम क्या करें, जबकि यही सबसे ज्यादा टाइम देने वाली चीजें हैं। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस, इनको आप जितना टाइम दे सकते हैं। देखिए, एक बार को आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उधर आधुनिक भारत पढ़ेंगे, फिर उधर प्राचीन भारत पढ़ेंगे, दुनिया भर की चीजें पढ़ेंगे, तब भी मार्क्स की कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन यहां पे आप जो चीज पढ़ेंगे, अगर एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, क्लास 9th की एनसीईआरटी केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी कंप्लीट करोगे, तब भी यहां से पूरे चांसेस है कि 1 से 2 नंबर 3 नंबर का फंसना ही फंसना है। इसलिए जितना घोटना है आप इसके चैप्टर्स को घोटिए और ये कोशिश करिए कि उधर तो जितना होगा होगा, लेकिन मैं यहां से नंबर नहीं कटने दूंगा। अगर आपका ये एटीट्यूड रहेगा तभी आप मार्क्स ले आ सकते हैं, क्योंकि जब आप सीबीटी 2 में जाएंगे तो वहां पे जीके का कोई रोल नहीं है, बायो का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। यही 3 चीजें आपको सिलेक्शंस दिलाएंगी, इसलिए जी जान लगा के आप इन चीजों पे पढ़िए। फिजिक्स मैंने आपकी पहले इसीलिए कराई है, अब आपको फिजिक्स का डर नहीं है सीबीटी 2 के लिए भी, इसलिए आप इन चीजों को कवर कर सकते हैं। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर हम लोगों ने कवर किया। आई होप कि आपने बेहतरीन तरीके से वो चीज कवर कर ली होगी। नेक्स्ट चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, हमारे आसपास के पदार्थ। इसकी मार्किंग मैं पूरी देता हूं, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। देखिए, एलॉयज के बारे में दिया हुआ है, मिश्र धातुएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछी जाती हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। देखिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने पहले से मार्किंग की हुई है, इसलिए आप लोगों को घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये मार्किंग आप अपने पास रखिए, अपनी बुक को मार्क कर लीजिए, वहीं से चीज़ें मैक्सिमम पूछी जाएंगी। देखिए, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चंस पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। इसमें जैसे ये टेबल है, ये अभी आप जब लेक्चर देखेंगे कंप्लीट वाला, जो मैं वीडियोस आपको सेंड करता हूं, अपना टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जो एप्लीकेशन पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन वीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, अगर आप नए हैं तो वहां से आप उस चीज़ को कवर करिएगा। इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट मैंने मार्क करी है, जब आप लेक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा इसी पे क्यों मार्किंग की हुई है भैया ने। ये ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज़ें हैं जिसपे मार्किंग की हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां से चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इतनी आमूमन नहीं पूछी जाती हैं। अगर रेयर केस में पूछ ले तो पूछ ले, अदरवाइज नहीं पूछेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो थोड़ी सी क्रोमैटोग्राफी से क्वेश्चंस पूछ लेता है, और इसके अलावा समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण आपको पता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से आपसे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस चीज को समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चंस हैं, मैं बता रहा हूं, यहां मेरी जुबान से लिख लीजिए आप, ये सारे क्वेश्चंस आपसे बहुत अच्छे से पूछे जाने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्किंग करी हुई है, आप इस चीज को जरूर से जरूर पढ़ें और कॉन्सेप्ट ऐसा कर लें जिससे कि दोबारा पूछने की जरूरत ना पड़े। यौगिक और मिश्रण में अंतर, और ये चार्ट
कंक्लूजन है सारी चीज़ों का, इस चीज़ को जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर जो है कंप्लीट है, और इसका भी पूरा चैप्टर का निचोड़ यहाँ पे दिया जाता है जो आप कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर। तो थर्ड चैप्टर में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, तो आप कितना टाइम लगाएंगे, 2 से ढाई घंटे में ये चैप्टर पूरी तरीके से निपट जाएगा। अब 2-2.5 घंटे तो 2 दिन में ही खत्म हो गए। बाकी का टाइम हमारा जो साइंस है उसे हम ना दें तो ये बेवकूफियत होगी। साइंस में हम नेक्स्ट चैप्टर भी लेके आ गए, परमाणु एवं अणु। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप इस चैप्टर को पूरा करने की कोशिश में ना लगें। ये ना सोचें कि मुझे पूरा इसी बार करना है। सिर्फ हमारा एक चैप्टर और बचेगा एनसीईआरटी के अंदर, इसमें 9th में। तो नेक्स्ट टारगेट के अंदर मैं आपको, देखिए इस टारगेट में आप इसकी थ्योरी कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। 2 घंटे के अंदर आपने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया। इसके बाद इसके 2 घंटे में आप पीवाईक्यू वगैरह निपटा लोगे, जो आपका 2 दिन का काम है या 3 दिन का काम है। नेक्स्ट 3 दिन के लिए मैं आपसे यह कहता हूं कि आप परमाणु एवं अणु, ये जो चैप्टर्स है, एटम्स एवं मॉलिक्यूल, इस चैप्टर का सिर्फ थ्योरी जो मैं एनसीईआरटी का लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा उसको देख लीजिएगा बस। इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टारगेट के अंदर करेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम होगा तो आप इस टारगेट में ही कर लीजिएगा, बहुत बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको हर जगह विजय दिलाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं करना है। बायो जो चल रही है हमारी चल रही है, उतने से भी आप लोगों का पूरा पूरा काम बनेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैंने इसमें हाफ चैप्टर लिखा है, लेकिन इस हाफ चैप्टर का मतलब यह कि पीवाईक्यू इंक्लूडेड नहीं है आपके। आप इतना करिए, क्या हमारे आसपास के पदार्थ प्योर हैं, इसके लिए मैं 4 घंटे का समय देता हूं, और इसके लिए सिर्फ 2 घंटे का लेक्चर देखने की सलाह देता हूं। इसके बाद का जो पार्ट होगा, अगले बार हम परमाणु एवं अणु के पीवाईक्यू प्लस नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है, बस उसको लेंगे, और ये केमिस्ट्री का आपका काम तमाम। इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतना करिए बहुत है। और इसके अलावा एक स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, कि भैया हमारे यहाँ कान में कितनी हड्डियां होती हैं, सर में कितनी हड्डियां होती हैं, रीढ़ की जो मेरु रज्जु है इसके अंदर कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। हमारे जबड़े में कितनी हड्डियां होती हैं, तो स्केलेटन सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा कंकाल तंत्र है जो हमारा बायो का एक पार्ट है, ठीक है। फिर जो बायो बचेगी उसको भी कंप्लीट कराएंगे, टेंशन ना लीजिए। मैथ्स के अंदर मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाला जो चैप्टर था ये हमने पिछली बार छोड़ दिया था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्रम से सवाल होते हैं, वही MDH मसाले वाला फॉर्मूला लगता है इसके अंदर कि कितने आदमी थे। वैसे ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, लगभग वही सवाल है, लेकिन उसी फॉर्मूले पे लगते हैं कि कितने आदमी कितने दिन तक काम किए, इतना काम किए, उस तरीके का फॉर्मूला है। इसमें MDH फॉर्मूला लगता है इसके अंदर। नीचे आपका कार्य आ जाता है, M से आपको पता ही है क्या है, D से क्या है, H से क्या है, ये आप बताइएगा, और नीचे W जो होता है उसका क्या मतलब होता है, इस फॉर्मूले का अर्थ बताइएगा आपका। बहुत ही अच्छा, ये एक फॉर्मूला ही है जो इस पूरे चैप्टर को खत्म करा देता है। तो मिक्स्ड प्रोपोर्शन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये 1 से 1.5 घंटे का चैप्टर है, इससे ज़्यादा कुछ चैप्टर है ही नहीं। नेक्स्ट जो हमें इस वीक का हमारा जो मेन टारगेट है वो, ये आपने कर भी रखे होंगे, टाइम एंड वर्क हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कराया, तो इसके सारे क्वेश्चंस आप वहां भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको दिया जा रहा है जिससे कि आप अलग से कर लें इसके क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है मेंसुरेशन, एरिया एंड वॉल्यूम, 2D एंड 3D। एरिया में 2D, वॉल्यूम में 3D। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आप लोगों को बताऊं, कम से कम 3 मार्क्स का वेटेज इस चैप्टर का है। 1 से 2 क्वेश्चंस आपको 2D से और 1 से 2 क्वेश्चन ही 3D से देखने को मिलते हैं। बेलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, शंकु से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रिज्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आयत से पूछा जा सकता है, समलंब चतुर्भुज से पूछा जा सकता है, समांतर चतुर्भुज से पूछा जा सकता है। इन सारे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखनी है कि एरिया क्या होता है, सरकमफ्रेंस या परिमाप पेरीमीटर क्या चीज होती है, वॉल्यूम क्या होता है। बस इतना अगर आपने सीख लिया, आप सारी चीजों की शेप से ही उनके फॉर्मूलाज निकाल लोगे। मेरे पास तो टाइम नहीं होता, नहीं तो मैं खुद आपको निकाल के दिखा देता। सिर्फ एक ही चीज से सारे फॉर्मूलाज के सारे फॉर्मूला अपने आप आ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी मैं आप लोगों से कह रहा हूं, आप समझने की कोशिश करिएगा, जो लेक्चर दिया जाएगा उसके अंदर पूरा समझाया जाएगा। लेकिन अगर ना समझ आए तो आप पूरा पूरा याद कर लीजिएगा कि बेलन का आयतन ये, शंकु का आयतन ये। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फंसते हैं इसके, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। इतना आप जरूर से जरूर करें।
ये आपका मैथ्स का टारगेट रहा। रीजनिंग में देखिए भारी तो हो रहा है, आपको लग रहा होगा सारी चीज़ें भारी हो गई, इधर भी साला यहाँ पे भी हमारी हालत ख़राब हो जाएगी 2D 3D करने में, यहाँ भी फॉर्मूलाज रटो, इधर भी 2 चैप्टर हो गए और इधर भी भैया ने ये दे दिया मुझे इनइक्वालिटीज़। कूल कूल कूल, टेंशन नहीं लो। सबसे पहला चैप्टर है इजी वाला, ओड वन आउट। सिर्फ आपको विषम छांटना है। जैसे 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे रीजनिंग में, आपसे पूछेगा इनमें से विषम कौन सा है, मतलब डिफरेंट बताना है आपको। चार में से 3 किसी तरीके से मैच कर रहे होंगे, सेम होंगे, और बाकी एक अलग होगा। बस इतना ही आपको छांटना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहला तो ये हो गया, ये पहले दिन का ही हो जाएगा, एक ही दिन में इसका काम तमाम है। बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा किस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट, ये जो है इनइक्वालिटीज, देखिए वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन पिछले कुछ एग्जाम के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इससे क्वेश्चंस पूछेगा। ग्रुप डी के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे गए, जबकि ग्रुप डी बहुत छोटे लेवल का एग्जाम था। जब एग्जामिनर के पास कोई क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो वो कहीं से भी क्वेश्चंस उठाता है, बैंक के टॉपिक्स उठाना शुरू कर देता है, पजल उठाना शुरू कर देता है, सीटिंग अरेंजमेंट को बढ़ा देता है। इसलिए हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इस चैप्टर को आप इनइक्वालिटीज को कंप्लीट कर लीजिए। ये चैप्टर वैसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमसे पूछा जा सकता है, जिसके चलते हम इसके कम से कम बेसिक्स जरूर जान लें, जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो हम अटेम्प्ट कर पाएं। वो पहले और दूसरे दिन ही पता चल जाएगा कि इनइक्वालिटीज को करना है कि नहीं करना है। अगर पहले दूसरे दिन क्वेश्चंस दिख रहे हैं तो दिखेंगे, नहीं दिख रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि एग्जामिनर हर सेट में वही करता है कि इन 25 टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है, तो बस हर सेट में उन 25 क्वेश्चन से ही टॉपिक से क्वेश्चन उठते रहेंगे हर बार। इसलिए आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट इसके सीखने हैं और अपनी बुक में नोट कर लेने हैं, जिससे कि इन फ्यूचर अगर जरूरत पड़े तो आप उस चीज का यूज कर पाओ, आपको दोबारा से लेक्चर देखने या टाइम देने की जरूरत ना पड़े। ओड वन आउट आपको करना ही करना है, तो ये हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग, इलेक्ट्रिसिटी। देखिए मैंने आप लोगों से कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी, और हमारा जो प्री होने वाला है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर आप बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले लेवल का भी पढ़ लोगे तो आपको नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ एनसीईआरटी के दम पे क्वेश्चंस आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके क्वेश्चंस थोड़े से अपर लेवल के भी आते हैं। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप एक बार CBT 2 के भी क्वेश्चंस जरूर देखें, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। थोड़ा सा ही ऊपर होता है बस, कहीं पे ट्रायोड पूछ लेगा, थोड़ा सा डायोड के बारे में पूछ सकता है, ट्रांसफार्मर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, उधर फैराडे के लॉज के बारे में, मतलब थोड़ा सा अपर होना है बस। बाकी तो सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उससे ऊपर चले जाना है, बस इतना ही करना है। बाकी कोर्सेज वोर्सेज के बारे में मैं इस समय बच्चों से कह ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि उस चीज़ का कोई मतलब नहीं है। जिनको बेचना है, फ़ायदे उठाने, वो कहते रहते हैं। अभी कोर्स लेने का मेरे हिसाब से तो शायद कोई फ़ायदा ना हो, क्योंकि हाँ अगर अगस्त में एग्ज़ाम हो तब तो बात अलग है कि बच्चा कुछ कंप्लीट कर भी लेगा। अदरवाइज़ अगर जून जुलाई में एग्ज़ाम हो गया तब तो फिर दिक्कत है। फिर आप कहते हो कि इसलिए भैया जो हैं आप लोगों ने अगर कोर्स में एनरोल हो तो आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लो, आपका काम हो जाना है। बस आप बेहतरीन तरीके से अपने टारगेट्स अचीव कर लो, जो बचे हुए हैं वो वाले टारगेट भी एप्लीकेशन में अपलोड हो जाएंगे। अदरवाइज यूट्यूब पे तो है ही, टेलीग्राम ग्रुप पे तो है ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। बाकी कोई भी इशू हो आप अपने डिस्कशन ग्रुप में बताइए। सबसे पहले आप अपनी रैंक जरूर शेयर करिए मुझे, मैं फिर देखता हूँ, फिर आपके साथ बात करूँगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। सिलेबस बहुत आसानी से चलता जा रहा है, बहुत सारा सिलेबस खत्म हो चुका है, टेंशन ना लीजिए, सब खत्म हो जाएगा एग्जाम से पहले पहले। कोशिश यही है, बाकी तो आप लोग ही हैं, आप हो, हम हैं, हम तो अपनी पूरी जान लगाए हैं कि जितना जल्दी पॉसिबल वो खत्म हो जाए। लेकिन आप लोगों को भी ऐसा ना करना है ना कि भैया पूरा सिलेबस के चक्कर में आप कुछ भी ना कर पाओ। इतना भी लेकर चलना है कि बच्चे के दिमाग में घुसा रहे। तो एक हफ्ते के लिए बहुत आसानी से टारगेट अचीव होने वाला है, कोई बड़ी बात नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।